जो तपोभीम है महायोगी मच्छिंद्रनाथ और महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की, इस धरती पर आप लोगों का स्वागत है। और जो भी मीडिया कहती है और जनता तय करती है कि क्या सही है क्या गलत है। आप चैनल में हैं, आगे जो भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब देंगे। जी बिल्कुल। केशव जी, जब आप आए तो संजय जी ने बड़ा ही वार्म वेलकम किया, गर्म जोशी से आपसे मिले वो। ये गर्म जोशी किन किन मंचों पर दिखाई देगी? न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस कार्यक्रम में एजेंडा पूर्वांचल में आमंत्रित किया। अब हम लोग नेता तो हैं ही और छोटे दल हैं, तो छोटे दल होने की वजह से एक रिश्ता है। और किसी ज़माने में डॉक्टर संजय निषाद जी और मेरा गठबंधन भी रहा है थोड़े दिन तक, तो इसलिए संबंध तो है ही जी। लेकिन विचारधारा थोड़ी भाई की बदल गई है और गलत विचारधारा के साथ चले गए हैं। विचारधारा की आपने बात की, संजय जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपना अगला सवाल पूछूंगी। ये विचारधारा, ये निषाद राज की विचारधारा है और राम की विचारधारा है। कुछ लोग एक देश में गलत फहमी है कि राम नाम का कोई चीज़ नहीं है, लेकिन निषाद राज का किला ये बताता है कि निषाद राज का किला 37 वर्ष पहले खुदाई हुई और जब निषाद राज और राम एक थे तब श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। राम के पास कोई सेना नहीं थी और निषाद राज ने अपनी सेना दी और उसे विजय प्राप्त किया। राम के उस कैबिनेट में निषाद राज जब अतिथि बन के आए थे तब राम राज आया था। पुनः डॉक्टर संजय वही चाहते हैं कि इस कैबिनेट में जो उत्तर प्रदेश की और भारत की कैबिनेट में है, ये जय निषाद राज का नारा जब जाएगा तो पुनः राम राज आएगा और सभी जनता को सुख होगी, सभी खुश रहेंगे। यार रही बात कि गलत और सही रास्ता क्या होता है, वो पार्टियों की एक कमेटी होती है, वो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, ब्रेन बैंक होता है। उस ब्रेन बैंक के सहारे पार्टी आगे चलती है। 70 साल बनाम 7 साल जी। मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ और 70 साल में 7 साल में कितना अंतर है पूरी जनता देख रही है। 7 साल में ये मछुआ समुदाय या निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हल्का नहीं तहलका मचा के रखे हैं। चाहे 2017 रहा हो, चाहे 2018 रहा हो, चाहे 2019 रहा हो, 2022 भी तहलका मचाएंगे। दोबारा सत्ता में निषाद पार्टी जाएगी और जय निषाद राज। संजय जी, आपके बारे में एक बात कही जाती है कि संजय जी बड़े ही मुस्कुरा कर मिलते हैं, लेकिन इसी मुस्कुराहट में कईयों का खेल बिगाड़ देते हैं। इस बार किसका खेल बिगाड़ने का इरादा है? वो तो 2019 में पता चल गया। 2017 में हम निषाद पार्टी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन इस पार्टी का नाम है, जो 70 साल से 2 जून की रोटी, कपड़े नहीं है, मकान नहीं है, जिन लोगों ने छीना है उन्हें सत्ता से हटाया गया है और जो इन्हें देने का वादा कर रही है 2 जून की रोटी या कपड़े और मकान, उसके साथ डॉक्टर संजय ने मित्रता की है। और अभी तो 2 साल हुआ है, कोरोना 1.5 साल खा गया। 2022 में देश कैसे इन्हें रोजी रोटी मिलेगी, कैसे इन्हें मकान मिलेगा, कपड़े मिलेगा, उसके लिए ये आवाज़ थी निषाद पार्टी। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्लेटफार्म दिया है, उसकी एक आवाज़ दिया है। अब तक किसी को अवसर मिलता था तो उन्हें जय भीम बोलना पड़ता था, तो शायद उन्हें कुछ अवसर मिलता था बातचीत करने का। जय समाजवाद बोलने के बाद अवसर मिलता था, लेकिन ये पहली पार्टी और डॉक्टर संजय की नीति है कि नेता नहीं नीति चाहिए। तो जय निषाद राज बोलने वाले को सदन में दिल्ली भी जगह मिलती है और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में भी जय निषाद राज के बोलने वाले को बेटा को जगह मिला हुआ है। आपके सामने है। केशव जी, 22 को लेकर आपने बाइसिकल को पुश करने की ठान ली है, लेकिन यहाँ बीजेपी के नेता कहते हैं कि बब्बुआ तो बाहर ही नहीं निकलते। आज योगी जी का इंटरव्यू मैं यहीं बैठे बैठे देख रहा था, गोरखपुर में बैठकर। आज योगी जी ने जिस तरह की बातें की हैं, चौराहे पर उससे बढ़िया राजनीति होती है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है पूरी तरह से और उसे लगता है कि वो हार गई है। किसी भी चौराहे पर आप जाके बात कर लीजिए तो आज किसान, नौजवान, कोरोना काल में जिस प्रकार का अन्याय हुआ, ये हमारे योगी जी और मोदी जी को पता नहीं क्या समझ है कि कोरोना काल में इन्होंने बस बंद कर दी, ट्रेन बंद कर दी, ट्रक पे मजदूरों को, प्रवासियों को ठूंस कर आने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, योगी जी के ज़िले में हूँ, उनके गृह जनपद में हूँ, योगी जी से पूछना चाहता हूँ कि योगी जी अगर मान लो ट्रक में 500 लोग 5,000 रुपया
किराया देकर ठूस के 10 दिन में अपने घर पहुंचे तो कोरोना नहीं फैलता, और ट्रेन में और बस में बैठ कर अगर अपने घर जाएं तो कोरोना फैलेगा क्या? तो ये आपकी नीति है, ये आप काम कर रहे हैं। और आप काम नहीं कर रहे हैं, आप दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के हमेशा से विरोध में थे। लेकिन वो तो कहते हैं कि आरक्षण का- सबका विकास, सबका प्रयास करेंगे हम। ये तो नारा है, इंदिरा गांधी जी ने भी लगाया गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। क्या हट गई गरीबी? क्या नारे से? नारा खाली दिखाने के लिए होता है, काम क्या किया? पिछड़ों का आरक्षण काटा नहीं काटा? आज मैं हिंदू हूं, लेकिन उसके बावजूद एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कुंभ मेले में नहाने में कोरोना नहीं फैलता, लेकिन अगर नमाज 10 लोग पढ़ ले मस्जिद में तो कोरोना फैलेगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है भाई? कुछ तो लॉजिक होनी चाहिए। लेकिन हमारे राजनेताओं को तो ना तो जैसे कोई लॉजिक है और ना कोई उनको शर्म है, कुछ भी बोलो। शराब की दुकान पूरे कोरोना काल में खुली रही, लेकिन उससे भीड़ लगी, कोरोना नहीं फैला। और कोई दुकान खुल जाए, लाठी लेके पुलिस वाले इस तरह से व्यवहार किए हैं दुकानदारों के साथ जैसे उन्होंने पाकिस्तान का बॉर्डर लेकिन क्रॉस कर लिया। क्या इन्हीं सब बातों को लेकर आप सत्ता दिलाएंगे अखिलेश यादव को? देखिए, अखिलेश यादव जी सत्ता में स्वयं जा रहे हैं। कैसे? हाँ, आज उनके साथ पूरा उत्तर प्रदेश उनके साथ, आप गांव में निकलिए, गांव में पूरा निकल का रहे हैं पूरा। हमारे जो संजय निषाद जी बैठे हैं, इनको भी सत्ता में संजय जी। पहुंचाने का काम अखिलेश यादव जी ने ही किया था। देखिए, ये न्यूज हमसे- 18 की टीम तो गांव निकल रही है, जाके देख रही है वहां पर। आप निकल रहे कि नहीं? जिस तरह से इशारा कर रहे हैं केशव नहीं जी। निकल रहे हैं। इन भैया को पता ही नहीं न हमारे। अच्छा। इन्हें पता नहीं, कुछ नहीं। इनका बड़े भैया एक- जानते नहीं हैं। एक रमन कश्यप मारा गया, वहां तक तो भैया गए नहीं। लखीमपुर खीरी में, अभी लखीमपुर में जो घटना हुई है, इनके समाज का मारा गया, पत्रकार है बेचारा, लेकिन वहां तक नहीं गए। क्यों? क्योंकि योगी जी नाराज हो जाएंगे, फिर मंत्रालय नहीं मिलेगा। तो ये जब इतना डर रहे हैं तो आरक्षण इनके- मंत्रालय मिल रहा है क्या? एक मिनट, मैं इन भैया से पूछ ला। आरक्षण मेन मुद्दा था जब हमारा गठबंधन हुआ था निषाद पार्टी और महानदल का, तब आरक्षण मेन मुद्दा था। आज 2 साल हो गए सरकार में है, इनके बेटे भारतीय जनता पार्टी में सांसद हैं, आज एमएलसी भी हो गए, बहुत बहुत बधाई। लेकिन इन्होंने कभी भाजपा सरकार पे दबाव बनाया कि जो निषाद समाज का आरक्षण है उसे आप दीजिए? आप इन्हें पता भैया को कि अखिलेश यादव जी ने 2017 के पहले उसे इनके समाज को, अब जवाब तो नहीं दीजिए भैया कह के बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए भैया, छोटे भाई ने आरक्षण में भेज दिया था। पहले तो भैया को धन्यवाद दूंगा। अच्छा, आप भी भैया कहेंगे? भैया इसलिए कहेंगे कि पहले से राजनीति कर रहे हैं। अच्छा। और इनकी सहयोग से ये भी बहुत बार सहयोग किए, कांग्रेस की सरकार बन गई, बहुत बार प्रचार किए कांग्रेस की। और ऐसी कांग्रेस की जो हमारे समाज की राजनीति, हमारे समाज की संवैधानिक अधिकार की जो फाइल है आरक्षण की, उसे ही गायब करा दिया। मैंने मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। माननीय अखिलेश जी की बात करते हैं, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। 2017 में हम चुनाव लड़े और 60 सीटों पर थे, 50,000 52,000 वोट से हम जीते, मतलब जीते नहीं पाए, और एक मेरा विधायक हुआ। 3,000 4,000 वोट से वो हार गए। मेरे को बुलाया गया, भैया को भी पता है, और इन्होंने उस समय बहुत विरोध किया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी तो मैंने कहा ना कि सियासत में कोई दोस्त दुश्मन हमेशा के नहीं गोरखपुर की होता। सीट जीता, फूलपुर, कैराना, नूरपुर की जीता। 1 साल उनके साथ रहे, हमसे बढ़िया भैया नहीं जानते होंगे। 1 सीट पर तय हुआ था, वो अपनी बात से पलट गए। दिल्ली में प्रजापति महासंघ मुकदमा करता कि 17 पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। वो नोटिस होता है कि केंद्र ने दे दिया हल्फनामा कि भाई ये मामला राज्य और का है कि कौन ओबीसी होगा, कौन एससी होगा। समाजवादी पार्टी सरकार उस मेरे आरक्षण के मुद्दे पर दिल्ली में हल्फनामा दे देती है कि नहीं, 17 पिछड़ी जात अनुसूचित जात के हकदार नहीं हैं। कथनी और करनी में है। सब कुछ जानने के बाद आज के दिन में 70 साल से हमारे नाम को, आरक्षण को 70 गुना उलझा दिया गया है। डॉक्टर संजय ने वकालत की दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक। पहली है कि समाजवादी पार्टी की बात छोड़िए, बहुजन समाज पार्टी में हमारे माननीय विशंबर जी थे, उन्हें मंत्री बने और एक ज्ञापन दिया हमारे समाज के लोगों ने कि हमारे आरक्षण की बात बहन जी से करिए। और एक जगह था, स्वागत समारोह था, और उसमें जैसे ही उन्होंने पन्ना दिया, अभी उनकी अध्यक्षीय भाषण नहीं हुआ, तभी वहाँ से फ़ोन आ गया कि भैया आपका मंत्री पद और पैदल कर दिया। आज के दिन में हमारे समाज की आरक्षण के मुद्दे को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। हाँ। कभी मुख्यमंत्री कभी भाषण नहीं दिए कि मैं ये करूंगा, लेकिन आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को हल करने के लिए तैयार हो गई। मतलब आपकी मांगें मानने को तैयार है। आज के दिन भी उत्तर प्रदेश में
सचिवालय में बैठकर जो भी फाइलें हैं 70 जगह 70, कहीं हमें डिनोटिफाइड ट्राइब लिख दिया, कहीं अर्ध घुमंतु लिख दिया, कहीं घुमंतु लिख दिया, कहीं अनुसूचित जात लिख दिया, कहीं पिछड़ी मिला दिया, कहीं सामान डाल दिया। तो जब उतना उलझा हुआ काम है, ये 30 साल से भारतीय जनता पार्टी तो की बात छोड़िए, अभी हम 2 साल से हैं। अच्छा, 70 साल से उलझा हुआ है, कितने साल में पूरा सुलझेगा? 30 साल से समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की। ये पिछड़ी से निकालते थे और बहुजन समाज पार्टी उस लेती थी। 30 साल से हमारे को लटका कर मेरी नौकरियों पर कैसे डकैती डाला गया कि किसी थाने में चले जाइए तो 5 दरोगा हाथी, 5 साइकिल दोगे, एक मेरे बिरादरी का नहीं होगा, भैया के भी बिरादरी का नहीं होगा दरोगा कोई इसमें। तो मैं कहता हूँ हमें अपने आरक्षण के मुद्दे को हल करने के लिए, मैं वकील हूँ, वकालत कर रहा हूँ, और देखिएगा आरक्षण भी मिले, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि बहुत जल्दी हो जाएगा। 15 नवंबर को लखनऊ में रमा देवी पार्क में बहुत बड़ी रैली है। वहीं हमारे जो जितनी भी रोजी रोटी छीनी गई है वो वापस आएगी। लीजिए एक सवाल उनसे। केशव जी, जातिगत जनगणना को लेकर बातें सब करते हैं, क्या होता है वो, उस पर स्टैंड आपका क्या है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। दोनों दलित पिछड़ों के विरोधी हैं, और दोनों जाति जनगणना हुई थी। भैया ने कहा कि हमारा कांग्रेस अलायंस रहा, अरे मजबूरी में सपा बसपा ने हमसे नहीं किया, आपको मौका दे दिया अखिलेश यादव जी ने। मुझे मौका दिया होता तो मैं 1 सीट कम भी देते तो भी मैं उन्हीं के साथ रहता, क्योंकि पिछड़ों का जितना बड़ा काम किया नेताजी ने किया, मुलायम सिंह यादव जी ने किया, या जितना भी काम किया अखिलेश यादव जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से आप आशा कर सकते हैं कि पिछड़ों को आगे बढ़ाएंगे? कतई नहीं आगे बढ़ा सकते। वो तो विरोधी हैं इनके, इन्हीं का हक खाकर तो मजबूत हुए हैं। तो रही बात पिछड़े आरक्षण की, तो ये पिछड़ा आरक्षण जनगणना की, पिछड़ों की, ये मांग बहुत समय से और सभी पिछड़े कर रहे हैं। आप भी करते होंगे, संजय निषाद जी भी करते होंगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस, एक मिनट भैया, कांग्रेस के समय में जनगणना हुई थी 2011 में, लेकिन उससे बाहर नहीं किया गया, उसके फिगर को बाहर नहीं किया गया। और आज भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? अगर हिस्सा नहीं देना है तो जाति जनगणना नहीं करानी है, हमारे हिस्से पर डाका डालो और इसके बाद पिछड़ों को वोट लो। कैसी जनगणना? जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले 1931 1941 में जनगणना हुई थी, हम लोग अनुसूचित जाति में गिने गए। 1967 की जनगणना हुई, राष्ट्रपति ने लिख दिया कि केवट मल्लाह मझवार है। हम 70 लाख थे 1961 में। यही सरकारें 30 साल से थी। 2011 में गणना हुई, अनुसूचित जाति की गणना होती, कितना लेदरमैन, कितना फिशरमैन, कितना वाशरमैन। मैं मझवार से 70 लाख था। 2011 की जनगणना इनकी सरकार रही, 3000 कर दिया। अब अगर इनके हाथ में जनगणना जाए तो हमें शून्य कर देंगे। अभी विसंगति, मैं अनुसूचित में हूँ, पिछड़े में हूँ, ये तय हो जाना चाहिए। पहले ये तय हो जाए जब हम ये कहते भारतीय समाजवादी, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी कहती है कि निषादों को अनुसूचित जात का हक मिलना चाहिए, तो हमारा नाम जब तक अनुसूचित जात की सूची में नहीं जाना चाहिए तो गिनती कहाँ करेंगे? हमें पिछड़े में कैप्सूल और लग जाएगा। 70 साल से तो कैप्सूल लगा दिया। हम कहते 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने लिख दिया कि केवट मल्लाह, बिंद कश्यप, कहार धीवर, ये भर राजभर प्रजापति पिछड़े नहीं है, उन्हें पावर है। पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 के धारा 13 में कि कौन एससी कौन ओबीसी होगा। तो हमारी विसंगति तो दूर हो जाए, ये समस्या तो दूर हो जाए कि कहाँ है। तो अगर हम लोगों को 2022 नजदीक है और आप पूरे बिल्कुल रॉ में नजर आ रहे हैं, दूर होने का समय आ गया है, तो हमें पिछड़े में गिनना चाहते हैं, हमारा अनुसूचित में गिनती करा दें। मामला है और मैं समाजवादी पार्टी और जितने भी देश के भैया को बिल्कुल नहीं बोलने मैं उनके साथ में कह रहा हूँ कि मैं जनगणना के साथ तब खड़ा हूँ जब हमारी विसंगति दूर हो जाए कि हमारा मछुआ समुदाय 18% पिछड़े में है। आपको आरक्षण केवल अखिलेश यादव जी देंगे, बाकी कोई नहीं देगा। देगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा, इस सत्र का सफल संचालन करने के लिए। संजय निषाद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मंच पर आने के लिए। केशव देव मौर्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मंच पर आने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे दोनों खास मेहमानों के लिए।